अगला हाइड्रोजन बम बनारस सीट का खुला। अगर ये बात साबित हो गई जो अजय राय कह रहे हैं कि मैं 7 राउंड तक जीत रहा था, अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हुई और मोदी जी चुनाव जीत गए। मैं तो लाइव कर रहा था उस दिन, मैं देख रहा था कि जैसी ही खबरें आई कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं बनारस में, तो नोएडा चैनल के एंकरनियां उनके मुंह ऐसे लटक गए थे जैसे उनके पिताजी की डेथ हो गई हो। मोदी जी की जीत को लेकर चूंकि मार्जिन बहुत कम रह गया, तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। अभय दुबे जी देखिए, मोदी जी के तख्ता पलट होने के डर से किस तरह से राहुल गांधी के घर जलाने की धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का घर फूंकने की बात कही जा रही है और किस तरह से भाजपा पूरी तरह से बौखला उठी है। किस तरह से नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ। राहुल गांधी ने भारत के जेनजी को भी सीधे तौर पर ऐलान कर दिया। जेनजी को लेकर राहुल गांधी ने जैसे ही ऐलान किया है, उसके बाद से राहुल गांधी के घर को फूंकने, राहुल गांधी के घर को जलाने का ऐलान किया जा रहा। दोस्तों, किस तरह से भाजपा की तरफ से बयानबाजी शुरू कर दी गई है, किस तरह से बनारस की सीट पर मोदी जी बुरी तरह से फंस चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, संजय शर्मा और अभय दुबे। ये दो वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो दोस्तों जो खबर की तह तक पहुंचकर आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाते हैं। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बड़ी चर्चा है इस बात की और मैं सोच सोच के डर रहा हूं कि अगर अगला हाइड्रोजन बम बनारस सीट का खुला, अगर ये बात साबित हो गई जो अजय राय कह रहे हैं कि मैं 7 राउंड तक जीत रहा था, अचानक 7 राउंड तक अजय राय बनारस से जीत रहे थे। मैं तो लाइव कर रहा था उस दिन, मैं देख रहा था कि जैसी ही खबरें आई कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं बनारस में, तो नोएडा चैनल के एंकरनियां उनके मुंह ऐसे लटक गए थे जैसे उनके पिताजी की डेथ हो गई। मोदी जी की जीत को लेकर चूंकि मार्जिन बहुत कम रह गया, तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। अभय दुबे जी के संग मैंने पूछा है कि राहुल गांधी के एक बयान से पूरी भाजपा सिर के बल कैसे खड़ी हो गई। भाजपा का पूर्व सांसद कहने लगा कि राहुल गांधी के घर जला देंगे, अखिलेश यादव के घर जला देंगे। किस मानसिक पागलपन तक उतर आई बीजेपी। बहुत लंबा खेल है जो बिहार से शुरू हुआ, अब दिल्ली की कुर्सी हिलाने की तैयारी में है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आज की बातचीत आपके रोंगटे खड़े कर देगी, सोचेंगे आपकी हो क्या रहा है देश में, तो इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय जी के 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आज हम राहुल गांधी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और जो राहुल गांधी के एक बयान ने पूरी बीजेपी में तूफान मचा दिया, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार पे आता हूँ। अमित शाह वहां पे चुनावी भाषण कह रहे थे और बढ़िया बढ़िया भाषण जोश में बोलते ही हैं। वो पब्लिक को बड़ा आह्वान कर रहे थे। बोले बताओ राहुल गांधी की यात्रा यहाँ किस चीज के लिए हुई है। पब्लिक चिल्लाई वोट चोरी के लिए, वोट चोरी के लिए। और अमित शाह जी की हवाइयां उड़ गई। बताया था कि बीजेपी दफ्तर भी नहीं जा पाए, होटल में गए। दूसरा, नीतीश कुमार के संग वाकई में आप तो पहले ही आशंका जता रहे थे, वाकई खेला हो गया। 2015 में नारा था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। 2020 में नारा बना क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। इस बार ठीक तो है नीतीश कुमार। दिया है विकास की रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, नीतीश बाबू टाटा बाय बाय। इन दोनों घटनाओं को जोड़ के मैं बिहार की राजनीति पर शुरुआत करना चाहता हूँ, फिर मैं राहुल गांधी पे आऊंगा। क्यों हो गया ऐसा? देखिए, अब तो गेंद पूरी तरह नीतीश कुमार के पाले में है ना। नीतीश कुमार की किस ख्याति के लिए हम लोग उन्हें जानते हैं, जब उनके पास एक छठी इंद्री है और उस छठी इंद्री से वो, वैसे तो 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास 6 इंद्रियां हैं और वो छठी इंद्री से ये जान जाते हैं कि उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश कौन कर रहा है। इसीलिए उन्होंने एक नहीं कई बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और इधर आए, महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई। सवाल यह है कि अब तो जो बिहार भाजपा ने और भाजपा के आला कमान ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है, तकरीबन ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा चुनाव परिणाम आए इसमें भाजपा की कम सीटें रह जाएं, नीतीश कुमार की बढ़ जाएं, तो बन सकते हैं वो, लेकिन इसके अलावा और इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा सीटें न जीत पाए, इसके लिए भाजपा ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इसके लिए भाजपा ने चिराग पासवान को लगा रखा है
और भाजपा ने और भी बहुत सारे हथकंडे कर रखे होंगे जिनको हमसे आपसे ज्यादा नीतीश कुमार जानते हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार ज्यादा जानते हैं, क्योंकि करीब ही है, बिल्कुल संग में बैठना उठना। ये उनको तय करना है कि उन्हें एनडीए में रहना है कि नहीं रहना है तो किन शर्तों पर रहना है। देखिए, अभी सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी तक ये खबर उड़ाई जा रही है भाजपा के एनडीए के खेमे से कि नीतीश कुमार को या तो बराबर सीटें मिलेंगी या भाजपा से एक सीट बेशी मिलेगी। अब चूंकि उन्होंने विकास का नारा दिया है, उन्होंने ये भी हो सकता है कि शायद नीतीश कुमार को अमित शाह ने जो कमरा बंद मीटिंग उनके साथ की थी अभी, उसमें मना लिया हो कम सीटें लेने के लिए। यानी एक तरह से महाराष्ट्र का जो सीट वितरण का जो मॉडल है, उस मॉडल को पूरा तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से बिहार में लागू करने की मंशा हो उनकी। और नीतीश कुमार भी किसी झांसे में आकर या किसी लालच में आकर अपने बेटे को, लालच हो सकता है अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का लालच, उसमें आकर वो मान गए हो उनकी बात। खैर, अभी इन बातों पर कुछ नहीं कहा सकता, अभी तो हम लोग केवल कयास लगा सकते हैं। लेकिन ये नारा जो आपने बताया है, ये तो कयास नहीं है, ये तो हकीकत है। तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व के दिन लग चुके हैं। अच्छा, अब भी नीतीश कुमार ये दांव खेल सकते हैं कि वो चुनाव भाजपा के साथ रह के लड़ें, और जब चुनाव हो जाए और जब उन्हें लगे कि उनका पत्ता साफ किया जाने वाला है, उसके बाद वो पाला पड़ते हैं। इसलिए नीतीश कुमार आखिर तक देखना चाहेंगे कि भाई महागठबंधन चुनाव जीत, अगर महागठबंधन चुनाव जीत ही गया तो नीतीश कुमार की भी जरूरत नहीं है, फिर वो उनको क्यों उनका स्वागत करेगा। अच्छा, दूसरे, अगर आप मेरी इच्छा से पूछें, मेरी इच्छा तो ये है अगर नीतीश कुमार कल की तारीख में पाला बदलते 7 राउंड तक अजय राय बनारस से जीत रहे थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की शर्त पर अपने साथ शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस टंटे को, बीजेपी भी इस टंटे से हाथ धोना चाहती है, और इस टंटे से महागठबंधन और तेजस्वी यादव को भी आखिरी बार हाथ धो लेना चाहिए। अगर नीतीश कुमार अभी कल की तारीख में या हफ्ते भर के अंदर महागठबंधन की तरफ करवट पलटी मारते हैं, तो साफ कह देना चाहिए कि आपका महागठबंधन में स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री आप नहीं बनेंगे। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप मार्गदर्शक मंडल में जाइए या ऐसी किसी संस्था में जाइए, हमें गाइड कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, और आपके बेटे को हम ले सकते हैं सरकार में, बेटे को एक महत्वपूर्ण पद दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल से होगा, और इसी तरह का सौदा भारतीय जनता पार्टी भी उनसे करेगी। तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का मौका तकरीबन गया। एक असंभव सी स्थिति यही दिखती है कि नीतीश कुमार के ज्यादा जीत जाएं और भाजपा के उनसे कम जीतें, तो भाजपा का मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं रहेगा। तीसरी बात यह है कि महागठबंधन के जो दूसरे दल, एनडीए के जो दूसरे दल हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, अभी उपेंद्र कुशवाहा का एक पेज का इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा। मैं आमतौर पर इतने बड़े इंटरव्यू पढ़ता नहीं हूं, लेकिन बिहार की राजनीति में दिलचस्पी थी इसलिए उसको मैंने पढ़ डाला। और जो दूसरे जितेंद्र राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान के अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एनडीए के पार्टनर हैं, वो सब नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति का आखिरी तौर पर पत्ता साफ, ठीक तो है नीतीश कुमार किसी बंदे को उठा के बैठा दे। कि भाजपा का बिहार का नेतृत्व बड़ा कमजोर है। सुशील मोदी की मृत्यु के बाद उनके पास कोई भी ढंग का आदमी नहीं है। ये सम्राट चौधरी वगैरह, इनके ऊपर तो लोग हंसते हैं, इनकी बिरादरी के लोगों को छोड़कर। आपने वो वीडियो देखा सम्राट चौधरी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हम विपक्ष के नेता, जब हम अपोजिशन के लीडर हुए तो हमने एक आदमी को इतना गाली दिया कि पूरे बिहार में सम्राट चौधरी का ही नाम गूंजने लगा। जो आदमी मंच पर खड़े होकर इस प्रकार के भाषण दे सकता है, वो मुख्यमंत्री बनने की अहलियत रखता है नहीं रखता है, इसको तो कोई भी बता देगा। तो बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई भी ढंग का बंदा नहीं है। कोई आरएसएस का कोई अनजान सा आदमी जो कि बिल्कुल एकदम मोहरा बन के रहेगा। और अगर बीजेपी ने सरकार बनाई तो फिर जो पीएमओ जिस तरीके से राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार और गुजरात की सरकार चलाता है पीएमओ, उसी तरीके से बिहार की सरकार भी चलेगी। हाँ, यही लग रहा है। इसी तरीके से काम होगा। तो अगर बिहार को वास्तव में एक स्वतंत्र चेता, अपनी अकल के आधार पर बिहार का शासन चलाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि अब बिहार को तेजस्वी यादव को ही चुनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये लग भी रहा है। अब मैं आता हूँ राहुल गांधी की राजनीति पर। एक नौजवानों का आह्वान क्या कर दिया, एक शब्द से भाजपा इतना बौखला कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक,
आप सोचिए जो सांसद चुना गया है, जो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठता है, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है उसकी। कह रहे हैं कि जिस नौजवान बिल्कुल, को नीतीश नेपाल कुमार ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो करीब ही हैं, जेएनजी का बिल्कुल संग में आह्वान बैठना कर उठना। रहे हैं, नेपाल जैसी क्रांति हो गई तो लोग राहुल गांधी का घर जला देंगे, अखिलेश यादव का घर जला देंगे। आप नेपाल के नाम से इतनी कपकपी चढ़ रही है। और राहुल गांधी ने तो कहा कि हम स्टूडेंट्स का, देखिए, नौजवानों का, छात्रों का। राहुल गांधी ने जो जेंजी वाला जो ट्वीट पोस्ट किया है, मैंने उसके ऊपर भाजपा वालों की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। वो प्रतिक्रियाएं किस्म किस्म की हैं। एक तो प्रतिक्रिया यही है जो आप बता रहे हैं, ये मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है। मैं इसलिए इस प्रतिक्रिया को तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना चाहिए। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी हैं। ऐसे एक प्रतिक्रिया में ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने पहली बार जेन-ज़ी का नाम नहीं लिया है। ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने पहले जब दिल्ली में भाजपा सरकार का उद्घाटन कर रहे थे, तभी उन्होंने जेन-ज़ी का नाम ले दिया था। मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि जेन-ज़ी अब देखेगी कि वास्तव में दिल्ली में अच्छी सरकार कैसे चलाई जाती है। ये मोदी जी ने अपने भाषण में जेन-ज़ी के बारे में कहा था। इसके बाद एक और कार्यक्रम में मोदी जी बोले कि आप लोग अपने आप को जेन-ज़ी कहते हैं अपनी भाषा में, लेकिन मैं तो आपको अमृतकाल की अमृत पीढ़ी कहता हूं। तो वो अमृतकाल की अमृत पीढ़ी के रूप में उनका आह्वान मोदी जी कर रहे थे। तो सवाल ये है कि जेन-ज़ी को अपनी तरफ सभी लोग खींचना चाहते हैं। मोदी जी भी खींचना चाहते हैं, राहुल गांधी भी खींचना चाहते हैं। अगर आप 2019 के चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें, सीएसडीएस के आंकड़ों पर गौर करें, 7 राउंड तक अजय राय बनारस से जीत रहे थे। वो खो दिया, बहुमत खो दिया। आप उसके आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि 2024 में भी जेन-ज़ी के वोट भाजपा को ज्यादा मिले, कांग्रेस को पहले से बेहतर मिले, लेकिन भाजपा को थोड़े वोट उससे ज्यादा ही मिले जेन-ज़ी के। लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है। आज आप किसी भी जेन-ज़ी एक्सपर्ट से अगर बात करें तो वो साफ, जो जेन-ज़ी की गतिविधियों की तरफ ध्यान देते हैं, वो आपको साफ बताएंगे कि जेन-ज़ी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि मोदी जी हिंदुत्व के नारे के साथ में विकास को नहीं जोड़ पाए, रोजगार को नहीं जोड़ पाए, महंगाई कम करने को नहीं जोड़ पाए, आमदनी बढ़ाने को नहीं जोड़ पाए, सुशासन को नहीं जोड़ पाए। और वो पीढ़ी जिसने मोदी जी को 2 चुनावों में वोट दिया, वो पीढ़ी अब 30 साल के पेटे में पहुंच चुकी है। और उसको साफ दिख रहा है कि देश की असली समस्या हिंदुत्व वगैरह नहीं है। देश की असली समस्या टीका लगा के और चोटी रख के और हाथों में ढेर सारे कलावे बांध के इधर उधर हिंदू होने का ड्रामा करते रहने की देश की असली समस्या नहीं है। देश की समस्या यह है कि जॉब्स घटते जा रहे हैं और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती जा रही है। ये देश की असली समस्या है। और बहुत सारे जेन-ज़ी के लोग जो है इसी समस्या के शिकंजे में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और छटपटा रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए जेन-ज़ी सारी दुनिया के पैमाने पर क्या कर रही है। आप अमेरिका, ब्रिटेन और इधर आप यूरोप के 2 बड़े देशों को देखिए। इसके बाद ये सर्बिया और ये सब जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, इनको आप देखिए। फिर आप एशिया में आ जाइए, उधर आप लैटिन अमेरिका में चले जाइए। ठीक तो है नीतीश कुमार। दुनिया के 25-30 देश ऐसे हैं जिसमें पिछले 5-6 साल के अंदर जेन-ज़ी ने पर्यावरण के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर और भ्रष्टाचार विरोध के सवाल पर बड़े जबरदस्त आंदोलन किए हैं और सरकार पर बड़ा दबाव पैदा किया है और अपनी बात उन्होंने मनवा ली है। और जहां उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी हालत, उन सरकारों की हालत देखना हो तो नेपाल को देखो, तो श्रीलंका को देखो और बांग्लादेश को देखो। अच्छा, जेन-ज़ी वाले हमेशा ये काम नहीं करते जो उन्होंने नेपाल में किया, बांग्लादेश में किया, श्रीलंका में किया। ऐसी बात नहीं, इस डर को बीजेपी वालों को नहीं पालना चाहिए। अगर पाल रहे हैं तो फिर उसमें कहूंगा वो मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। स्थिति क्या है, बीजेपी वालों की डर क्या है? बीजेपी वालों का डर यह है कि अगर वास्तव में जेन-ज़ी की समझ में आ गया कि एक डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है लोकतंत्र में, और जेन-ज़ी कहते क्यों है इसको हम लोग? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया की डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में पल के बढ़ा हुआ है और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा जानता और समझता भी है। नेपाल में जो विस्फोट हुआ वो उनके जो सोशल मीडिया से उनके ताल्लुकात थे, उन ताल्लुकातों को ही तो प्रतिबंधित कर दिया था उन्होंने। तो राहुल गांधी ने जो बात कही अभी कल इंदिरा भवन के मंच पे बात कही अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने समझी वो जेन-ज़ी के लोग हैं और 1 करोड़ लोगों ने तो
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, 1 करोड़ लोगों ने, और सारे सोशल मीडिया को सबको 2-2 लाख 3-3 लाख सबको व्यूअरशिप मिली। इन सबको आप जोड़ दिया जाए तो मेरा मानना है बिल्कुल नीतीश कुमार ज्यादा जानते हैं, वो करीबी हैं, बिल्कुल संग में बैठना उठना। और इन 10 करोड़ लोगों में जो बहुमत है वो जेन ज़ी का बहुमत है। इसको राहुल गांधी ने समझा, इसीलिए राहुल गांधी ने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो युवा कह रहे थे, वो यूथ कह रहे थे, युवा कह रहे थे। बाद में उनको लगा कि हमें जेन ज़ी पे फोकस करना चाहिए, उन्होंने जेन ज़ी पे फोकस किया और तूफान आ गया। इसलिए कि जेन ज़ी पे फोकस करने से आप एक खास किस्म की मानसिकता पे फोकस करते हैं, एक खास किस्म के कि ऐसे युवाओं की आत्म पहचान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनको मोदी जी आकर्षित करना नहीं जानते हैं। जिनको मोदी जी आकर्षित करना, मोदी जी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि तो आप तो अमृत काल की अमृत पीढ़ी है। अब अमृत काल एक ऐसा शब्द है, इसमें हिंदुस्तान में हर बंदा या तो हंसता है या गुस्से में आ जाता है अमृत काल सुनकर। उसकी समझ में नहीं आता ये क्या है अमृत काल। ये मोदी जी की जो एक गुलाबी तस्वीर बनाने की जो नाटकबाजी है, इस नाटकबाजी पे अब कोई यकीन नहीं करता। आप सड़क पर चले जाइए, आप 100 लोगों को रैंडमली चुनिए, औचक चैन से 100 लोगों को चुनिए, उनसे पूछिए भाई अमृत काल क्या है। मेरी गारंटी है कि 1 या 2 से ज्यादा नहीं बता पाएगा कोई अमृत काल क्या है। ये सब जो खरीदा हुआ गोदी मीडिया है, बिका हुआ गोदी मीडिया है, उसी में चलता है अमृत काल। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बनारस के अंदर, जी हां, बनारस के अंदर जिस तरह से खेला किया गया, दावा किया जा रहा है कि बनारस के अंदर खेल जो है पूरी तरह से पलटा गया है, वोट चोरी वहां पर की गई है। इस तरह का दावा कांग्रेस के प्रत्याशी ने बनारस के अंदर से लगाया है। मोदी जी 7 राउंड में जो है पीछे चले थे, फिर अचानक से वेबसाइट रुकी, वहां के नतीजे पूरी तरह से पलट गए। ये बात कोई और नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी बनारस से कह रहे हैं। इस पर भी दावा किया जा रहा है कि हो सकता है हाइड्रोजन बॉम्ब जो है बनारस पर फूटे दोस्तों, जिसके बाद से मोदी जी की कुर्सी पर एक बड़ा संकट आ जाएगा। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत की एजेंसियों को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ा दावा किया है कि लोकतंत्र की हिफाजत करो, लोकतंत्र को बचाओ, भारत के संविधान को बचाओ, ताकि यहां पर किसी भी तरह से वोट चोरी ना हो। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।